हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज हम नेचुरल फाइबर्स में लिनन के बारे में पढ़ेंगे। लिनन, जैसा कि आपको पता है, यह एक वानस्पतिक रेशा है जो फ्लैक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। लिनन से बने वस्त्र सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत व कोमल होते हैं। लिनन का प्रमाण ऐतिहासिक आधारों पर भी मिलता है, अर्थात हमारे ग्रंथों में भी लिनन का हमको वर्णन मिलता है। लिनन के रेशे सुंदर, आकर्षक व कोमल होते हैं और इससे कई अच्छी तरह की ड्रेसेस बनाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात आएगी कि लिनन की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्लैक्स। लिनन का रेशा फ्लैक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके रेशों को उत्तम गुण वाले पौधे की बाहरी छाल से प्राप्त किया जाता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग डोरी, कैनवस इत्यादि के लिए किया जाता है। लिनन की खेती मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए की जाती है, एक बीज के लिए और दूसरा रेशों के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो लिनन का जो पौधा है फ्लैक्स, उसके जो तने के बाहरी छाल होती है उसके अंदर इसके फाइबर्स उसमें से निकलते हैं। और लिनन की खेती मूल रूप से दो उद्देश्यों के लिए की जाती है, बीजों के लिए और यार्न के लिए, धागे के लिए, फाइबर के लिए। भारत, कनाडा, मोरक्को आदि कई देशों में बीज का उत्पादन होता है। इसके बीजों से अरंडी, लिनसीड, वार्निश, पेंट आदि बनाए जाते हैं। लिनन के पौधे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, नीले फूल वाले व सफ़ेद फूल वाले। नीले फूल वालों से उत्तम श्रेणी का रेशा प्राप्त होता है, जबकि सफ़ेद फूल वाले पौधे से निम्न श्रेणी का मोटा परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं इसकी खेती के लिए कि लिनन के पौधे के लिए भुरभुरी, गहरी व उपजाऊ भूमि उपयुक्त होती है। इसके लिए ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ से ही इसका निर्माण एवं उत्पादन में श्रम साध्य होता है, अर्थात इसको बनाने में, इसको खेती करने से लेकर यार्न बनाने तक में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है। इसके बीज अप्रैल मई माह में बोए जाते हैं। 3 माह बाद अगस्त तक ये पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी खेती के बारे में। अब बात आती है कि हम ये कि इसके निर्माण प्रक्रिया का एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया है। इसमें आप पौधे की कटाई सबसे पहले करते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट। दूसरी स्टेज में आप ड्राइंग एंड रिपलिंग ऑफ बंडल्स का काम करते हैं, अर्थात बंडलों को सुखाना और उन्हें साफ करना। थर्ड स्टेज में रैटिंग या गलाना। फोर्थ स्टेज में ब्रेकिंग या तोड़ना। अगली स्टेज में शचिंग या कूट कर रेशा अलग करना। नेक्स्ट है कॉम्बिंग एंड हैकलिंग, कंघी व सफाई करना। उसके बाद है स्पिनिंग या कताई, फिर है वीविंग और उसके बाद लास्ट में आता है फिनिशिंग, फिनिशेस देना कि आपने तैयार होने के बाद, यार्न तैयार होने के बाद या कपड़ा तैयार होने के बाद कौन कौन सी फिनिशेस इसमें आपने दी हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली आती है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। तैयार लिनन उत्पाद की गुणवत्ता अक्सर उपज की अवस्थाओं एवं कटाई की तकनीक पर आधारित होती है। यथासंभव लंबे रेशे के लिए या तो पूरे पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं या डंठल को जड़ के एकदम पास से काटा जाता है। पौधे का रंग भूरा हो जाने पर इसको पका हुआ मानते हैं। पौधे की कटाई का कार्य हाथ से तथा कई स्थानों पर विशेष मशीनों द्वारा किया जाता है। पौधे की कटाई में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। जरा सी लापरवाही से इसकी क्वालिटी पर विपरीत असर पड़ सकता है। मतलब अगर आपने पौधे को उखाड़ा और वो गलत जगह से टूट गया तो क्या होगा कि फाइबर भी टूट जाएगा और उसकी क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। इसके पौधे में एक तरल पदार्थ होता है जिसे SAP, सैप कहते हैं। मैच्योर पौधे में वो सूख जाता है। पौधे की ऊंचाई 3 फुट होती है तथा रेशे इसकी ऊपरी छाल से प्राप्त होते हैं। पौधे की कटाई के बाद इसके बंडल बनाए जाते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपको लिनन की प्रोसेसिंग के बारे में कुछ समझाया है कि देखिए, सबसे पहले चित्र में आपको नीले रंग के लिनन के फूल दिख रहे हैं, जैसा भी मैंने पूर्व की स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद शचिंग एंड हैकलिंग का कार्य हो रहा है। एक छोटा सा एक टूल है जिसमें आप फाइबर्स को फंसा करके ये वाला कार्य कर रहे हैं। नीचे की चित्रों में आपको फ्लैक्स से लिनन का यार्न प्रोसेसिंग का कार्य दिखाया गया है। इस तरह से आप इन चित्रों को देखेंगी तो आपको इसमें समझ में आएगा कि कैसे लिनन की प्रोसेसिंग का कार्य होता है। ये देखिए, अगले चित्र में, अगली स्लाइड में मैंने आपको
डिफरेंट फ़ोटोज़ में ये कॉम्बिंग प्रोसेस और रैटिंग प्रोसेस बताया है। देखिए रैटिंग जो है वो 3 तरह से मैंने आपको 3 चित्रों में बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से रैटिंग में बंडल्स को पानी में गलाया जाता है। और ये नीचे के चित्र में आपको हैकलिंग का कार्य दिखाई दे रहा है। इनका अभी आगे वाली स्लाइड्स में इनको मैं विस्तार से आपको एक्सप्लेन करूँगी और आशा है आपको इन चित्रों को देख करके ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ये देखिए इस स्लाइड में हम वीविंग ऑफ लिनन दिखा रहे हैं कि जब धागा बन गया तो धागा बनने के बाद किस तरह से लूम पर तान करके लिनन से वीविंग की जा रही है। बीच के चित्र में लिनन यार्न तैयार हो गया है स्पिनिंग के बाद। देखिए कैसा चमकीला सा यार्न आपको दिखाई दे रहा है और नीचे के चित्रों में तैयार लिनन फैब्रिक दिखाया गया है। अब वापस हम डिटेल पर आते हैं कि सेकंड स्टेज आ रही है कि ड्राइंग एंड रिपलिंग ऑफ बंडल्स, बंडलों को सुखाना और स्वच्छ करना। फ्लैक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के पश्चात इनमें से बीज व पत्तियां अलग किए जाते हैं। यह कार्य विशेष सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि रेशे ना टूटने पाएँ। आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाने लगा है। तत्पश्चात पौधे को बंडलों में बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया को रिपलिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रोसेस आ रहा है रैटिंग, पानी में गलाना। रैटिंग के अंतर्गत साफ किए हुए पौधे के बंडलों को, जैसा कि अभी पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया है, पानी में गलाया जाता है जिससे तने पर लगे पैक्टिन, मोम ढीले हो जाएं। यह प्रक्रिया खमीरीकरण द्वारा की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि खमीरीकरण क्या है, फर्मेंटेशन क्या है। जब ये पानी में पड़े रहते हैं लंबे समय तक तो क्या होता है कि इनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन का या खमीरीकरण का काम करते हैं। इससे जो पैक्टिन नामक केमिकल एक मिलता है इस पौधे में, वो लूज पड़ जाता है और जो फाइबर है वो उस तने की छाल से अलग हो जाते हैं। रैटिंग के लिए कई तरह की विधियां प्रचलित हैं, जैसे ओस द्वारा, पानी में गलाना, रासायनिक विधि द्वारा गलाना और यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की परिस्थितियों में इसका कार्य हो रहा है। ये देखिए अगली स्लाइड में वाटर रैटिंग को वापस बताया गया है कि कैसे बंडलों में बांधा है पौधे के और फिर उनको कैसे पानी में छोड़ा गया और किस तरह से जो मजदूर हैं वो अपने शक्ति से ये सारा कार्य कर रहे हैं। जैसा भी आपको बताया कि इसकी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है, इसलिए इसको जो है इसका उपयोग कॉटन के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज आ रही है कूटकर रेशा अलग करना या शचिंग। इसके अंतर्गत हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेशे अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त रेशे सीधे व चमकदार होते हैं। इनकी लंबाई 10 इंच से लेकर कई फीट लंबी तक होती है। प्राप्त रेशों की लंबाई, रंग, रचना के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चित्र में दिख रहा है कि किस तरह से वो ड्राई होकर फाइबर फॉर्म में हमारे को दिखाई देने लगे हैं। नेक्स्ट स्टेज आ रही है कॉम्बिंग एंड हैकलिंग। इस प्रक्रिया से रेशों को बंडल से अलग कर समानांतर किया जाता है, साथ ही छोटे रेशों को अलग कर दिया जाता है। इस कार्य के लिए रेशों को एक विशेष प्रकार की कंघी के मध्य से गुजारा जाता है, जिससे वे आपस में चिपके हुए रेशे अलग होकर सीधे व समानांतर हो जाते हैं। ये देखिए चित्र में मैंने वो मशीन दिखाई है जिससे कॉम्बिंग और हैकलिंग का काम हो रहा है, कॉम्बिंग का काम हो रहा है। कुछ पर इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ कमज़ोर रेशे टूट जाते हैं। इस विधि द्वारा मोटे और पतले रेशे भी अलग हो जाते हैं। मोटे और पतले रेशे जिस प्रोसेस से अलग हो रहे हैं उसको आप हैकलिंग बोल रहे हो। हैकलिंग विधि द्वारा रेशों की लंबाई व बारीकी ज्ञात होती है। इसमें छोटे रेशों को TOW टो और लंबे रेशों को LINE लाइन कहा जाता है। कॉम्बिंग के द्वारा अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। लंबे रेशे चमकदार बालों के समान दिखाई देते हैं। लंबे रेशों से उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटों रेशों द्वारा निम्न श्रेणी व मिश्रित रेशों से बने वस्त्र बनते हैं। ठीक है, तो जो लंबा रेशा बन रहा है वो गुड क्वालिटी का होता है, जो छोटा होता है उससे थोड़ा सा पुअर क्वालिटी होती है, इसलिए उसको रफ प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है स्पिनिंग या कताई। लंबे रेशों द्वारा कताई का कार्य आसानी से होता है। ऐसे रेशों की लंबाई 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। कताई मशीन द्वारा की जाती है। सामान्यतः कताई के लिए 2 विधियां काम में ली जाती हैं, सूखी विधि व नमी युक्त विधि।
मशीन पर रेशों को इस प्रकार लगाते हैं कि रेशे समानांतर रहें तथा आपस में चिपके नहीं। लिनन का रेशा मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्था और लचीलेपन का सख्त अभाव होता है। अतः लचीलापन बनाए रखने के लिए इसकी कताई दो प्रकार से की जाती है, ड्राई मेथड से, सूखी विधि से, और ह्यूमिड मेथड से या नमी युक्त या ह्यूमिड मेथड से की जाती है। ठीक है, ये देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग के बाद जो लिनन का धागा है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगली स्टेज आती है वीविंग की या बुनाई की। लिनन के रेशों में लचक व तन्यता का अभाव होता है, इसलिए अधिक दबाव पड़ने पर आसानी से टूट जाते हैं। अतः बुनाई करते समय यार्न पर लेप लगाकर नमी युक्त वातावरण बनाया जाता है, जिससे धागे कोमल बने रहें। बुनाई के लिए प्लेन, सैटिन और जैकार्ड का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये वीव्स के प्रकार हैं। तौलिए के लिए पाइल वीविंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे में अवशोषण क्षमता बनी रहती है। देखिए, आपको इस चित्र में समझ में आएगा कि यार्न किस तरह से बुनाई के लिए रेडी हो जाते हैं। वीविंग के बाद आती है नेक्स्ट स्टेज फिनिशेस या परिसज्जा। लिनन के वस्त्र को अधिक आकर्षक बनाए रखने के लिए इस पर कई तरह की परिसज्जाएं की जाती हैं। इसका रेशा प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए हुए होता है, जिसकी ब्लीचिंग आवश्यकता अनुसार की जाती है। इसकी ब्लीचिंग प्राकृतिक व रासायनिक दोनों विधियों द्वारा की जाती है। इससे वस्त्र में सफ़ेदी व चमक अच्छी आ जाती है, परंतु रेशा कमज़ोर हो जाता है। बिना ब्लीचिंग वाले लिनन वस्त्र अधिक मजबूत